जय हिंद। आज आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में बताऊंगी। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम जो है वो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की थी? लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान ख्वां, ये उसकी उपाधियां थीं। अब उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था? कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। उसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया। उसे एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया, जहां काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोकी, जो इमाम अबू हनीफा के वंशज थे, उन्होंने खरीद लिया। उस समय तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। वे अपने गुलामों को साहित्य, कला और सैनिक शिक्षा प्रदान करते थे। अतः काजी ने अपने पुत्र की तरह ऐबक की परवरिश की तथा उसके लिए धनुर्विद्या एवं घुड़सवारी की सुविधाएं उपलब्ध की। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभावान था। उसने शीघ्र ही सभी कलाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया, इसलिए वह कुरान ख्वां अर्थात कुरान का पाठ करने वाला भी उसके नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद काजी की मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो उसे गजनी ले आया, जहां मोहम्मद गोरी ने उसे खरीद लिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसने अंत में उसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। अब मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में कुतुबुद्दीन का क्या रोल था? कुतुबुद्दीन ऐबक में समस्त प्रशंसनीय गुण व प्रभावित करने वाला तत्व विद्यमान था। गोरी के दास परिवार में सम्मिलित होने के बाद उसने अपनी बुद्धिमानी, साहस और उदार प्रकृति से स्वामी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। उसकी भक्ति परायण उदारता व साहस से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे अमीरे आखुर का मतलब होता है शाही अश्वशाला का अधिकारी बना दिया, जो उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर रहते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोर, बामियान व गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुशलतापूर्वक भाग लिया, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही गोरी ने ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंधक भी नियुक्त कर दिया। विजित प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। गोरी के वापस गजनी जाने के बाद 1192 ईस्वी में उसने
अजमेर व मेरठ के एक विद्रोह का दमन किया। 1194 ईस्वी में उसने अजमेर के दूसरे विद्रोह का दमन किया। इसी वर्ष 1194 ईस्वी में ही गौरी और जयचंद के बीच हुए कन्नौज युद्ध में अपने स्वामी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्पश्चात 1197 ईस्वी में गुजरात की राजधानी अन्हिलवाड़ा को लूटा तथा वहाँ के शासक भीमदेव को दंडित किया। 1202 ईस्वी में उसने बुंदेलखंड के राजा परमर्दी देव को परास्त किया तथा कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध गौरी का हाथ बटाया। वस्तुतः गौरी की सैनिक योजनाओं को मूर्त रूप कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिया। वह एक अत्युत्तम सेनानी था। उत्तरी भारत की विजय में उसकी निरंतर सतर्कता उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी गौरी का दृढ़ संकल्प। मोहम्मद गौरी योजना तैयार कर उसका निर्देशन करता था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक उसे कार्यान्वित करता था। ऐसे समय जब मध्य एशिया के अभियान बार बार गौरी के कार्यों में बाधक सिद्ध हो रहे थे, ऐबक ही था जिसने भारत में अपने स्वामी के विभिन्न प्रदेशों को जीतने में सहायता की, बल्कि समय समय पर उसकी अनुपस्थिति में विजित प्रदेशों को तुर्कों के आधिपत्य में रखा और राज्य विस्तार किया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासक के रूप में कैसा रहा? मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। उसे अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति या गौर के किसी जनजातीय सरदार पर विश्वास भी नहीं था। इसलिए अपनी सल्तनत की रक्षा के लिए वह अपने दासों पर विश्वास करता था। मिन्हाजुस सिराज के अनुसार गौरी ने कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक बेटा हो सकता है या दो बेटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे तो अनेक हजार बेटे हैं। अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबे में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। मिन्हाजुस सिराज का कथन यहाँ पूरा होता है। फिर मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख विश्वास पात्र गुलाम थे: ताजुद्दीन एल्दौज, नासरुद्दीन कोबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, संतान न होने की स्थिति में उसने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। उस समय उसके 3 विश्वास पात्र दासों अर्थात ताजुद्दीन एल्दौज, नासरुद्दीन कोबाचा व कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थिति एक समान थी। अतः तीनों गुलामों ने गौरी के साम्राज्य को आपस में बांट लिया। इस बंटवारे में एल्दौज को गजनी, कोबाचा को सिंध और मुल्तान तथा तीसरा सदस्य कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी के समय में उत्तरी भारत में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत था, उसको उत्तरी भारत का प्रांत प्राप्त हुआ। यह एक विस्तृत क्षेत्र था जिसमें
सिंध और मुल्तान को छोड़कर गोरी के भारतीय साम्राज्य का समस्त क्षेत्र शामिल था। इसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोल जो आज का अलीगढ़ है, कोल का पुराना नाम आज का आधुनिक नाम अलीगढ़ है, उसका पुराना नाम कोल था, कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनौती के क्षेत्र शामिल थे। किंतु राजपूताना के कुछ क्षेत्रों जैसे कालिंजर, थंगनीर आदि में राजपूतों का विरोध आरंभ हो चुका था। इन क्षेत्रों में तुर्की सत्ता को पुनः संगठित करना अनिवार्य था। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से ज़्यादा राज्य की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया। 1192 से 1206 ईस्वी तक मुइज़ुद्दीन के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के कुछ भागों का शासक रहा। 1206 ईस्वी से 1208 ईस्वी तक गोरी की भारतीय सल्तनत का मालिक या सिपासालार था ऐबक। 1208 से 1210 ईस्वी तक स्वतंत्र भारतीय राज्य का सर्वसत्ताधारी रहा। इन 3 चरणों में प्रथम सैनिक गतिविधियों में व्यतीत हुई, दूसरी राजनीतिक कार्यों में तथा तीसरी दिल्ली साम्राज्य का मानचित्र निर्मित करने में। अब मोहम्मद गोरी का सिंहासनारोहण। औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी सत्ता को औपचारिक मान्यता और संभवतः नियुक्ति पत्र 3 वर्ष बाद अर्थात 1208 ईस्वी में मुइजुद्दीन के वैध उत्तराधिकारी तथा गजनी का शासक महमूद द्वारा प्राप्त हुआ। उसने ऐबक के पास सिंहासन, छत्र, दूरबाश पताका एवं नक्कारा भेजकर सुल्तान की पदवी से विभूषित किया। इस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई। सिंहासनारोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि मलिक एवं सिपासालार की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा। यह पदवी उसे अपने स्वामी मोहम्मद गोरी से प्राप्त हुई थी। इसी कारण ऐबक न तो अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। आरंभ में उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अब सिंहासनारोहण के बाद ऐबक के सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आईं। जिस समय ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय उसके अधीन भारत में अनेक क्षेत्र थे, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर मध्य भारत तक था। पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल भी तुर्की राज्य में शामिल था। बंगाल पर तुर्कों का अधिकार था, किंतु तुर्कों की शक्ति शिथिल पड़ती जा रही थी। ऐबक के प्रतिद्वंदी एल्दौज, कुबाचा और बंगाल बिहार के खिलजी सरदारों ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। कालिंजर और ग्वालियर स्वतंत्र हो गए थे। गोरी के राज्य पर अधिकार कर लेने के कारण मुइज्जी और कुतुबी अमीर भी ऐबक से खुश नहीं थे
प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में ऐबक को 2 कार्य करने थे। प्रथम, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा दूसरा, अपने प्रतिद्वंदियों से निपटना था। उसने साम्राज्य विस्तार के बदले अपना पूरा ध्यान विजित क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रशासनिक गठन में लगाया। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। स्वयं ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से अपना विवाह किया, एल्दौज की बेटी से, और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया। इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। अब एल्दौज से उसका संबंध कैसा था? शासन के आरंभ में ऐबक ने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों अर्थात एल्दौज और कुबाचा के साथ मित्रता की नीति अपनाई, किंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक बनी नहीं रह सकी। ऐबक की भांति एल्दौज भी गोरी का दास था तथा अपने आप को गोरी का उत्तराधिकारी मानता था। उसे भी गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्त कर गजनी पर शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इससे एल्दौज का मनोबल बढ़ गया। वह अपने आप को गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी मानने लगा था तथा पंजाब पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। इस उद्देश्य से वह गजनी से प्रस्थान किया तथा पंजाब पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ने उसे पराजित कर 1208 ईस्वी में गजनी पर भी अधिकार कर लिया, किंतु गजनी पर ऐबक का अधिकार कुछ समय तक ही रहा, क्योंकि वहाँ की प्रजा एल्दौज की समर्थक थी। स्थानीय सरदारों के विरोध के कारण ऐबक को गजनी छोड़कर वापस लाहौर लौटना पड़ा। एल्दौज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद एल्दौज उसने ऐबक के समय तक पुनः पंजाब पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। अब कुबाचा से उसका संबंध कैसा था? ऐबक का दूसरा प्रतिद्वंदी नासिरुद्दीन कुबाचा था, जो मुल्तान और उच्छ का सूबेदार था। गोरी की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र शासक की भांति कुबाचा व्यवहार करने लगा था। ऐबक ने उसके साथ अपने संबंध निश्चित किए। एल्दौज के विपरीत कुबाचा के साथ ऐबक ने मैत्रीपूर्ण एवं कूटनीतिक चाल चली। उसने अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ कर दिया, जिससे दोनों की कटुता समाप्त हो गई। कुबाचा ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अपने कूटनीतिक चाल से उसने अपने प्रबल प्रतिद्वंदियों को शांत कर दिया। अब ख्वारिज्म शाह के साथ उसका संबंध क्या था? ऐबक की कठिनाइयाँ केवल एल्दौज और कुबाचा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ख्वारिज्म शाह की बढ़ती हुई शक्ति भी उसके लिए एक खतरा थी। ख्वारिज्म शाह की नज़र गजनी पर थी। एल्दौज उसकी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में यदि गजनी पर ख्वारिज्म शाह का अधिकार हो जाता तो वह दिल्ली पर भी अपना दावा कर सकता था।
इसलिए ऐबक की मुख्य कठिनाई भारत को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करना भी था। अब बंगाल। मोहम्मद गोरी के समय में उसके एक सरदार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पूर्व में तुर्की सत्ता की स्थापना की। उसने बिहार से आगे बढ़कर नदिया बंगाल में जो है तथा लखनौती पर अधिकार कर लिया था। अली मर्दान खान ने लखनौती पर अधिकार कर लिया, किंतु उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। खिलजी सरदार उसके विरुद्ध विद्रोह करने लगे। खिलजी सरदारों ने अली मर्दान को कैद कर उसके स्थान पर मोहम्मद शेरा को गद्दी पर इस शर्त पर बैठाए कि वह दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अली मर्दान किसी तरह कैद से भागने में सफल रहा और ऐबक से जा मिला। ऐबक को बंगाल अपने नियंत्रण में लेने का यह एक सुनहरा मौका था। ऐबक के इक्तेदार कैमाज रूमी, जो उस समय अवध का सरदार था, उसने मोहम्मद शेरा को पराजित कर अली मर्दान को पुनः बंगाल का इक्तादार या सूबेदार बनाया। पुनः गद्दी प्राप्त करने के बाद अली मर्दान अपने अंतिम समय तक ऐबक के प्रति स्वामी भक्त रहा तथा बंगाल दिल्ली सुल्तान के अधीन हो गया। अब राजपूत राज्यों के साथ ऐबक ने क्या किया? गोरी की मृत्यु का लाभ उठाकर राजपूत राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। कालिंजर और ग्वालियर तुर्कों के हाथों से निकल गए थे तथा बदायूं और फर्रुखाबाद से तुर्कों को निकाल दिया गया था। ऐबक को इन राजपूतों के विद्रोह का सामना करना था, लेकिन अकस्मात मृत्यु के कारण वह इस क्षेत्र में निर्णायक कार्रवाई नहीं कर सका। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय, चौगान मीन्स पोलो, खेलते समय घोड़े से गिरकर लाहौर में ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक की उपलब्धियां और मूल्यांकन। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वह छोटी अवधि के लिए अर्थात 4 वर्ष तक ही शासक रहा, इस बीच उसने भारत में तुर्की राज्य की नींव डाली। गोरी के गुलाम के रूप में जीवन आरंभ कर अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे उन्नति करते हुए सुल्तान के पद तक पहुंचा तथा एक ऐसे राज्य का संस्थापक बना जो भारत में स्थायी रहा। एक शासक के रूप में ऐबक की उपलब्धियों को सभी इतिहासकारों ने सराहा है। डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार उसमें तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृति, अभिरुचि तथा शालीनता पाई जाती थी। अबुल फजल, जिसने महमूद गजनवी पर निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाने का आरोप लगाया है, ऐबक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने भले और महान कार्य किए थे। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने किसी नवीन संस्था का निर्माण नहीं किया, परंतु जिन अब्बासी, गजनवी और भारतीय परंपराओं का उसने अनुपालन किया, वही परवर्ती शासकों द्वारा भी किया गया।
4 वर्ष की अल्पावधि के शासनकाल में उसने शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसकी सेना में तुर्क, गोरी, खुरासानी, खिलजी और हिंदुस्तानी सैनिक थे। उसने अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। हसन निज़ामी ने लिखा है कि कुतुबुद्दीन अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था। वह अपने राज्य की शक्ति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। इतिहासकार मिन्हाज ने लिखा है कि ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था। वह बहुत दानशील था। अपनी उदारता के कारण वह इतना दान करता था कि समकालीन लेखकों ने उसे लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला तथा पील बख्श अर्थात हाथियों का दान देने वाला ऐसी उपाधियों से विभूषित किया था। फरिश्ता ने लिखा है कि एक व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। किसी के दान की बात करते थे लोग तो उसे अपने युग का ऐबक कहा जाता था। उसे लाख बख्श और पील बख्श की उपाधियां मिली थी। आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे के क्रम में बताऊंगी। धन्यवाद। जय हिंद।